नमस्कार, मैं हूं पल्लवी नागपाल चेरत और आप देख रहे हैं एस्टेट प्लानिंग से जुड़ा हमारा खास शो तब क्या होगा। आज हम बात करेंगे उस प्लानिंग की जो आपके जाने के बाद भी आपकी संपत्ति, निवेश और परिवार को सुरक्षित रखती है। एस्टेट प्लानिंग का एक अहम तरीका है प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट बनाना। जी हाँ, कई दर्शकों ने इस मुद्दे पर बहुत सारे सवाल पूछे हैं कि ट्रस्ट में कौन शामिल हो सकता है, कितना खर्चा आता है, टैक्स के नियम क्या है, ट्रस्टी का चुनाव कैसे करना चाहिए, ट्रस्ट की वैधता कितनी होती है। तो इस टॉपिक पर हमने दीपक जैन सर के साथ पहले भी एक शो किया था और इस शो के बाद बड़ी संख्या में लोगों ने यूट्यूब और व्हाट्सएप के जरिए अपने सवाल हमें भेजे हैं। तो आज के शो में इन्हीं सवालों पर हम चर्चा करेंगे। आपके तमाम सवालों को हम शो में शामिल करेंगे। तो आज के शो में बात होगी ट्रस्ट की ज़रूरत और उसके फायदे के बारे में। इसके अलावा हम ये भी बात करेंगे कि ट्रस्ट बनाने की प्रक्रिया जो है वो क्या है। इसके अलावा टैक्स और वैधता के नियम क्या है, इससे जुड़ा हुआ सवाल भी हम जरूर शामिल करेंगे। ट्रस्टी की जिम्मेदारियों से जुड़े हुए सवालों को भी हम इस शो में शामिल करने जा रहे हैं। साथ ही साथ हम इस बारे में भी बात करेंगे कि विवाद और हेराफेरी से कैसे जो है वो बचाव किया जा सकता है। और साथ ही बात इस बारे में होगी कि ट्रस्ट किसके लिए जो है वो जरूरी है। तो आपके बहुत सारे सवालों को आज हम शामिल करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले समझते हैं बरेली के रमेश अग्रवाल की कहानी। उन्होंने पारिवारिक रिश्तों को मधुर बनाए रखने के लिए कैसे एक समझदारी भरा कदम उठाया। बरेली के रहने वाले 65 वर्षीय रमेश अग्रवाल के पास रियल एस्टेट, म्यूचुअल फंड और गोल्ड में निवेश है। उनके 2 बच्चे हैं, बेटा विदेश में और बेटी भारत में रहती है। अपनी मृत्यु के बाद परिवार में संपत्ति के बंटवारे और विवाद से बचने के लिए उन्होंने प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट बनाया। उन्होंने ट्रस्ट डीड में स्पष्ट लिखा कि कौन सी संपत्ति किसे और कब मिलेगी, ट्रस्टी कौन होगा और आय का उपयोग कैसे होगा। इससे न केवल संपत्ति का सही प्रबंधन हुआ, बल्कि टैक्स का बोझ भी कम हुआ और पारिवारिक रिश्ते सुरक्षित रहे। तो जैसा कि हमने आपको शो की शुरुआत में ही बताया, आज आपके सवालों को हम शामिल करने जा रहे हैं और डॉक्टर दीपक जैन हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो आपके सारे सवालों के जवाब देंगे। डॉक्टर दीपक जैन के बारे में बता देती हूँ, फाउंडर डायरेक्टर है नेक्स्ट इन एस्टेट प्लानिंग सॉल्यूशंस के। ये देश के जाने माने एस्टेट प्लानर है। 20 साल का इनका अनुभव है। सैकड़ों परिवारों के लिए ट्रस्ट और विल प्लानिंग की सफल रणनीतियां इन्होंने तैयार की हैं। साथ ही साथ वेल्थ मैनेजमेंट, टैक्स प्लानिंग और सक्सेशन लॉ के विशेषज्ञ भी हैं। तो डॉक्टर जैन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सर, सबसे पहले तो मैं यही सवाल करूंगी, 1-2 सवाल मैं अपनी तरफ से पहले पूछना चाहती हूँ। प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट जो है वो किसके लिए ज़रूरी है? सबके लिए ज़रूरी है। आप एक इंडियन एडल्ट हो, आपके पास कुछ संपत्ति है और आप चाहते हो कि मेरे बाद या मेरे जीवन काल में ये सुरक्षित रहे, तो आपके लिए ट्रस्ट जरूरी है। तो एवरी इंडियन शुड हैव अ प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट। और इससे फ़र्क नहीं पड़ता आप पे कितनी संपत्ति है, आपके परिवार कितना बड़ा या छोटा है, और आप मेल हो या फीमेल हो, राइट, आपकी एज क्या है, इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो किसी तरह से जो है फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप एक एडल्ट हैं, आप भारतीय हैं, तो आपके लिए प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट जो है वो बनाना ज़रूरी है। चाहे आपकी जो एसेट है वो 50 लाख की हो या फिर 5 करोड़ की हो, लेकिन आपके लिए ट्रस्ट बनाना ज़रूरी हो जाता है। लेकिन आज भी बहुत से लोग, मैं जब देखती हूँ ना, तो देखती हूँ कि ट्रस्ट और विल में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहते हैं। तो थोड़ा आप ये भी बता दीजिए कि दोनों में मुख्य अंतर कहाँ आता है। सो विल इज़ समथिंग विच इज़ इम्प्लीमेंटेबल आफ्टर आई डाई। विल क्या होगी? हमेशा टेस्टामेंट्री होगी, मतलब मृत्यु उपरांत होगी। बनाऊंगा आज, इंप्लीमेंट कब होगी? मेरी मृत्यु के बाद। ठीक है। ट्रस्ट ऐसी भी बन सकती है जो मेरी लाइफ टाइम में इंप्लीमेंट हो जाए, ऐसी भी हो सकती है जो मेरी डेथ के बाद हो, ऐसी भी बन सकती है जो लाइफ टाइम और डेथ दोनों में चले। राइट, तो पहला डिफरेंस तो ये है कि ये इंप्लीमेंट कब हो सकती है। ओके। दूसरा, विल में वन टाइम प्ले है। अच्छा। एक बार इंप्लीमेंट हो गई, खत्म। ट्रस्ट में प्ले, रिवाइंड और प्ले हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा कि मेरे बाद मेरी संपत्ति मेरी वाइफ को जाएगी और वाइफ के बाद बच्चों को जाएगी। ठीक है, अब और ये मैंने लिखा अपनी विल में। तो अब जैसी संपत्ति मेरी विल इंप्लीमेंट होके वाइफ को गई, अब मेरी विल इस पे इंप्लीमेंट होनी बंद हो जाएगी। ओके। अब वाइफ की विल है क्योंकि उसकी संपत्ति हो गई। ट्रस्ट में मैं लिख सकता हूँ कि मेरे बाद इनको जाएगी, इनको ये यूज़ करने का अधिकार है, और जो इनके बाद बचेगा वो इसको होगा। क्यों ऐसा पॉसिबल है? विल में टाइटल चेंज हो रहा है मेरे से मेरी वाइफ को। ठीक है। ट्रस्ट में टाइटल चेंज नहीं हो रहा।
अभी भी ट्रस्ट का है, तब भी ट्रस्ट का है, वाइफ की डेथ के बाद भी ट्रस्ट का है। अच्छा। तो टाइटल जब चेंज नहीं हो रहा तो कुछ चेंज ही नहीं है, खाली आप विल के ट्रस्ट के अंदर चेंजेस ला रहे हो, ओके, टाइटल सेम रह गया। ठीक है। ठीक है। तीसरा, कंट्रोल आफ्टर डेथ। विल में जब एक बार चला गया मेरा, उस पैसे या उस संपत्ति के उपयोग पे कंट्रोल खत्म हो गया, अब तो जिसके पास है वो करेगा। ट्रस्ट में मैं निर्देश दे सकता हूँ कि मेरे बाद ऐसा होगा, ये अलाउड है, ये डिसअलाउड है, इसको मिलेगा, ये नहीं हुआ तो इसको मिलेगा, इतना इसको मिलेगा, इतना इसकी अगली पीढ़ी को मिलेगा। मैं कितने सारे कंट्रोल कर सकता हूँ। इस चीज़ के लिए आपको यूज़ करना अलाउड है, इतना पैसा अलाउड है, इतना ये अलाउड नहीं है। राइट। मेरे विल में जब संपत्ति जाती है तो जिस पे गई जी, उसको अगर कोई रिस्क आया तो ये प्रॉपर्टी वो ले सकता है। ठीक है। मेरे एग्जिस्टिंग क्रेडिटर जो मेरी डेथ के बाद हैं वो इस प्रॉपर्टी को ले सकते हैं। ठीक है। पर अगर मैंने ये जिंदा रहते हुए ट्रस्ट में डाल दी और मेरे क्रेडिटर्स हुए, मेरे पास लीगल लायबिलिटी आई, तो ये प्रॉपर्टी तो ऑलरेडी ट्रस्ट की है, लायबिलिटी किस पे आई? मेरे पे आई जी। तो ये बच गई इन सब चीज़ों से। राइट। इन कारणों से ट्रस्ट और विल में डिफरेंस आता है। ओके। और अगर मैं ये क्वेश्चंस अगर लोगों से पूछूं कि आप ये चाहते हो, ये चाहते हो, ये चाहते हो, ये चाहते हो, जो भी मैंने आपको ट्रस्ट की एनहांसमेंट बताई ओवर विल्स कि ट्रस्ट कहाँ पे ये बेटर है विल से, तो ज़्यादातर लोग कहेंगे हम ये करना चाहेंगे। राइट। हम कंट्रोल चाहेंगे आफ्टर डेथ, हम इसे सुरक्षित करना चाहेंगे, हम पहले स्पाउस को देना चाहेंगे, बाद में ये सुनिश्चित करना चाहेंगे हमारे बच्चों पे ही जाए। तो आंसर अगर हाँ है तो ट्रस्ट बनाओ, विल मत बनाओ। पर हाँ, अगर आप ट्रस्ट भी बनाते हो जी तो भी विल बनाना कंपलसरी है। अच्छा। क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है ह्यूमनली कि आपने जीवित रहते हुए अपनी सारी संपत्ति ट्रस्ट में ट्रांसफर करो। ओके। कुछ ना कुछ तो बच जाएगा जी। और जो बचेगा उसको मैं एक पोर ओवर विल कहते हैं। ओके। जो बची हुई संपत्ति को ट्रस्ट के नाम कर देते, तो मैं आपकी एक विल बनाऊंगा जो ट्रस्ट के फेवर में। ठीक है। जो आपने जीवित रहते हुए ट्रांसफर कर दिया वो ट्रस्ट में चला गया ऑलरेडी। जो नहीं कर पाए किसी कारणवश, वो आपकी विल ने इंश्योर कर लिया, आपकी डेथ के बाद चला गया। मतलब आपने विल में बस एक लाइन जरूर ऐड कर दी कि बची हुई जितनी भी संपत्ति है वो भी ट्रस्ट में शामिल हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। तो ट्रस्ट और देखिए विल में कितना बड़ा जो है वो अंतर होता है, और आई होप कि आप सबको ये बहुत अच्छे से समझ भी आ गया होगा। तो ट्रस्ट बनाना अगर कोई व्यक्ति चाहता है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, क्या इसकी पूरी प्रक्रिया है? तो ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है। राइट। तो इसका प्रोसेस क्या है? सबसे पहले हमें ट्रस्ट डीड ड्राफ्ट करनी होती है। ठीक है। और ट्रस्ट डीड ड्राफ्ट करने के लिए मुझे आपसे कुछ सवाल पूछने होते हैं जिनके आंसर्स के बेस पे मैं ये ट्रस्ट डीड बना सकता हूँ। अच्छा, इसमें से कुछ आंसर्स ऐसे हैं जो आपको पता होंगे, कुछ आंसर्स ऐसे हैं जिसको पता करने के लिए भी कि मैं ये चाहता हूँ, आपको एक विशेषज्ञ की मदद लेनी पड़ेगी। राइट। तो क्वेश्चन क्या होंगे, इसमें सेटलर कौन होगा, कौन बना रहा है, ट्रस्टी कौन होगा, बेनिफिशियरी कौन होगा, अगर ट्रस्टी की डेथ हो जाए तो उसके बाद सक्सेसर ट्रस्टी, नेक्स्ट ट्रस्टी कौन होगा, बेनिफिशियरी नहीं रहा तो उसके बाद नेक्स्ट बेनिफिशियरी कौन होगा, ये ट्रस्ट कब तक चलेगी, इसकी टर्मिनेशन डेट क्या होगी, किस कहाँ तक चलाना चाहते हो आप। ओके। राइट। अगर एक्स नहीं रहा तो वाई की क्या पावर्स हैं, ट्रस्टी की क्या सारे ट्रस्टीज की पावर सेम है, या कोई ऐसा ट्रस्टी इसको विशेष अधिकार दिया हुआ है। जैसे मैंने कहा कि मेरे पे वीटो पावर है, मेरे बाद मेरी वाइफ के बाद वीटो पावर है, पर किसी बच्चे के पास वीटो पावर नहीं है। तो वो सब सवालों के आपको जवाब देने पड़ेंगे, क्योंकि आपको डिसाइड करना है एक ऐसी चीज जो आपके ना रहने पर भी चलेगी। ठीक है। और आपके निर्देशों के हिसाब से चलेगी। ठीक। राइट। तो वो निर्देश जो हैं वो ऐसे होने चाहिए कि कल की फ्यूचर पॉसिबिलिटीज को वो टेक केयर करें। तो पहला स्टेप हो गया, आपको इन सवालों के आंसर देकर ट्रस्ट डीड को ड्राफ्ट कराना पड़ेगा एक एक्सपर्ट ट्रस्ट डीड ड्राफ्टर से। ओके। ये एक नॉर्मल लॉयर या चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम नहीं है। राइट। क्योंकि एक 60-70 पेज का डॉक्यूमेंट होगा अगर अच्छे से ड्राफ्ट किया जाए, कम से कम। अच्छा। और इसमें हर एक वर्ड की कीमत है। राइट। एक वर्ड भी इधर से उधर हुआ तो इसका मतलब कुछ और हो जाएगा, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। राइट। और एक जो एक्सपर्ट होगा ना, उसने हजारों ट्रस्ट बनाई है, वो सारी पॉसिबिलिटीज जानता है कि अगर ऐसा लिखूंगा तो ये होने के चांस है, ऐसा लिखूंगा तो ये लिखने के चांस है। इसीलिए वो जो आपसे क्वेश्चंस पूछेगा और आपको ऑप्शन बताएगा कि ये करो, ये मत करो, मेरी राय ये है इस सिचुएशन में, तो आपको वो बेटर आंसर मिलेंगे। तो आपको एक एक्सपर्ट से इसको ड्राफ्ट कराया आपने, उसके बाद
हम ट्रस्ट में, क्योंकि स्टैम्प ड्यूटी इस पे डिपेंड करती है, रजिस्टर कराना पड़ता है सब रजिस्टर ऑफिस में, और स्टैम्प ड्यूटी इस पे डिपेंड करती है कि उस पे इनिशियल कॉर्पस क्या है। ओके। तो हम जनरली इनिशियल कॉर्पस 10,000 रुपये रखते हैं। अच्छा। तो 10,000 रुपये दिए, 5% की स्टैम्प ड्यूटी होती है, 500 रुपये में रजिस्टर हो गई, प्लस जो खर्चा होता है रजिस्ट्री कराने का, जो और बाकी सब खर्चे वगैरह होते हैं, कन्वीनियंस फीस वगैरह वगैरह जो भी होता है, तो 15-20 हज़ार रुपये में ट्रस्ट रजिस्टर हो जाएगी। ठीक है। जैसी ट्रस्ट रजिस्टर हुई, हम इसका पैन कार्ड अप्लाई करेंगे। अच्छा। अब ये इनकम टैक्स में भी एग्जिस्ट कर गई एज एंटिटी। रजिस्टर्ड डीड और पैन कार्ड से आप इसका बैंक अकाउंट और डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। ओके। जब बैंक अकाउंट खोल गया, आप बाकी पैसे अपने आप से ट्रांसफर कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट खोलकर आप शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स को ट्रांसफर कर सकते हैं जो आपके व्यक्तिगत नाम से ट्रस्ट में। ठीक है। और उसके बाद हम आपके रियल एस्टेट डिसाइड करेंगे, क्या वो आपके जीवित रहते हुए ट्रांसफर होंगे या आपकी मृत्यु के बाद आप उसको बाय विल ट्रांसफर करोगे। ओके। अब जब ये ट्रस्ट डीड बन गई, इसमें पैसे आ गए, अब इसकी एनुअल मेंटेनेंस के लिए इंडिया में कोई रेगुलेटरी एजेंसी नहीं है। ओके। जैसे आरओसी होता है, पार्टनरशिप के लिए होते हैं, पर वो नहीं है इसके लिए। तो इसकी कोई रेगुलेटरी कंप्लायंस नहीं, पर एक कंप्लायंस है, क्योंकि आपने इसका पैन कार्ड लिया हुआ है, तो इसकी ईयरली रिटर्न फाइल होगी इनकम टैक्स की। यही कंप्लायंस है, इसके अलावा कोई कंप्लायंस नहीं है। हाँ, इंटरनल आपके लिए आप इसमें रेजोल्यूशंस जो पास करेंगे उसकी एक फाइल बना के रखेंगे, जो मीटिंग्स होंगी उसके मिनट्स ऑफ मीटिंग आप बना के रखेंगे। वो एक अच्छी प्रैक्टिसेस हैं जिससे कि जब आपके बाद किसी को ये ट्रस्ट बनानी हो तो ये स्मूथली फंक्शन कर। ओके, ठीक है। तो ट्रस्ट बनाने की प्रक्रिया जो है, अगर आप सोच रहे थे कि बहुत ही सिंपल सी है, मैं शायद खुद ही किसी की भी मदद से बनवा सकता हूँ, तो ऐसा नहीं है। एक ऐसे व्यक्ति के पास ज़रूर जाइएगा जो ट्रस्ट बनाना जानता हो, जिसने अब तक जो है हज़ारों ट्रस्ट बनाई हो। और अगर आप दीपक सर के साथ जुड़ना चाहते हैं, दीपक सर से जो है इस बारे में मदद लेना चाहते हैं, तो हमारे शो के डिस्क्रिप्शन में उनका मोबाइल नंबर दिया हुआ है, आप दीपक जी के साथ जुड़ सकते हैं, उनसे भी इस बारे में और ज़्यादा जो है सलाह ले सकते हैं। खैर दीपक सर, बहुत सारे दर्शकों के हमारे सवाल जो हैं वो हुए हैं, तो हम सवालों का सिलसिला जो है वो शुरू कर लेते हैं। पहला सवाल लेते हैं, पुणे से विजय शर्मा का है। ये कह रहे हैं कि मेरा एक बेटा है जिसकी उम्र 32 वर्ष है, ये मानसिक रूप से जो है चुनौतीग्रस्त है। दूसरा बेटा इनका विदेश में पढ़ाई कर रहा है। ये कहते हैं मैं पेंशन भोगी हूँ, बड़े बेटे को मेरे और मेरी पत्नी के बाद पारिवारिक पेंशन मिलेगी। अब मैं ये कैसे सुनिश्चित करूँ कि हमारे बाद मेरा ये जो पुत्र है अपने जीवन यापन के लिए सक्षम रहेगा और एक सम्मानजनक जीवन जो है वो जी पाएगा। तो ऐसे बच्चों के लिए जो स्पेशल चाइल्ड है, उनके लिए एक ट्रस्ट बनती है, कहते हैं स्पेशल चाइल्ड ट्रस्ट, राइट। स्पेशल चाइल्ड ट्रस्ट क्या है? पेरेंट्स ने एक ट्रस्ट बनाई जिसमें जब तक पेरेंट्स जिंदा हैं वो ट्रस्टी हैं, ठीक है, पर इसका बेनिफिशियरी केवल एक है, स्पेशल चाइल्ड। ओके, राइट। तो जब तक वो स्पेशल चाइल्ड जिंदा है, ये ट्रस्ट उसका ध्यान रखेगी पैसों से, फिजिकल ध्यान नहीं रख सकती। प्लीज, ट्रस्ट क्या केयर कर सकते हैं? फाइनेंशियल केयर, कि इस बच्चे की जो पैसों की आर्थिक प्रॉब्लम ना हो। अब ये ट्रस्ट जब मैंने बनाई तो मैंने कहा जब तक मैं और मेरी वाइफ जिंदा हैं हम इसके ट्रस्टी होंगे। हम दोनों की में से एक की डेथ हो गई तो मेरा जो विदेशी बच्चा है वो इसमें ट्रस्टी ऐड हो जाएगा, राइट। हम दोनों की डेथ हो गई तो अब इसमें हर टाइम एक इंडियन ट्रस्टी मैंडेटरी है। इस सिचुएशन की मैं बात कर रहा हूँ, राइट। मैं कॉमन जनरल आंसर नहीं कर रहा, मैं इस जो आपने सिचुएशन है, राइट। तो एक इंडियन ट्रस्टी होना मैंडेटरी है, क्योंकि एक बेटा विदेश में है। तो मुझे सेकंड पर्सन एक ऐसा बताना होगा आज की डेट में जो इंडियन है और वो ट्रस्टी बनने को तैयार है, और वो आज नहीं ट्रस्टी बनेगा, वो फ्यूचर में बनेगा। ठीक है। मैं आपके इंडियन बच्चे को भी ये अधिकार दे सकता हूँ कि वो किसी इंडियन को अपॉइंट कर सकता है ट्रस्टी, अगर आप वो नाम ढूंढने में अभी असक्षम है। ओके। अब दूसरी चीज है, आपके स्पेशल चाइल्ड को क्या क्या बेनिफिट्स इसमें मिलेंगे जी। जब तक आप दोनों में से एक अलाइव हो, पेरेंट्स, मैं कहूँगा आपकी मर्जी है, जितना मर्जी दो, पर अगर आप दोनों की डेथ हो जाती है तो मैं इसे डिस्क्रिशनरी से स्पेसिफिक कर दूंगा। ओके। कि ये चीज़ मिलेगी, ये चीज़ नहीं मिलेगी। इसमें कहूँ जितने उसके सर्वाइवल एक्सपेंस हैं आपके स्पेशल चाइल्ड के, राइट, मतलब उसकी मेडिकल की नीड्स है, उसकी केयर टेकिंग है, अगर वो आप दोनों के बाद किसी इंस्टीट्यूशन में आप उसको एडमिट करा देते हो, राइट, मतलब बहुत सारे इंस्टीट्यूशन होते हैं जो स्पेशल बच्चों का ध्यान रखते हैं, तो उसकी फीस, राइट, इस तरीके की चीज़ों का मैं प्रोविजन बना के रखूँगा इन द ट्रस्ट डीड। ठीक है। मैं इसमें एक और सलाह देता हूँ हमेशा लोगों को, बल्कि एक नहीं 2 सलाह देता हूँ। एक तो ये है, हो सकता है कल को आप दोनों के जाने के बाद
कोई भी व्यक्ति बच्चे में इंटरेस्टेड ना रहे, राइट, क्योंकि आप दोनों रहे नहीं, उसका भाई जो है वो विदेश में है। अब इंडिया में कोई इंटरेस्टेड ही नहीं है, किसी को क्या फायदा उसका ध्यान रखने में, या किसी के क्या इमोशंस अटैच्ड। तो ऐसे में जरूरी है आप जिस इंस्टीट्यूशन में बच्चा रहे उसके हेड को ऑटोमेटिकली ट्रस्टी बना दो, मतलब हम ये बिना नाम दिए सिर्फ इंस्टीट्यूशन हेड, मतलब आपने डेजिग्नेशन को जो है ट्रस्टी बना दिया, राइट। जैसे कि कम से कम वो भाई से कहे कि भाई तू रेजोल्यूशन पास करो और मुझको पैसे दो मंथली, जिससे कि मैं आपके भाई का ध्यान रख पाऊं। तो देयर इज अ इंटरेस्टेड पार्टी ऑलवेज अलाउड। ओके। एक और चीज जिसमें मुझे बहुत कॉन्फ्लिक्ट होता है पेरेंट्स के साथ, पर मैंने जो देखा है उसके हिसाब से बता रहा हूँ। अब इसमें एक प्रोविजन मुझे ये भी डालना पड़ेगा, अगर स्पेशल चाइल्ड को कुछ हो गया तो जो बाकी बचे हुए एसेट्स हैं ट्रस्ट में वो किसको मिलेंगे। ठीक है। और बहुत सारे लोग कहेंगे भाई उस विदेशी भाई को दे दो, क्योंकि और तो फैमिली में कोई बचेगा नहीं। अब ऐसा करने पे मैंने बहुत बार देखा है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है। बिल्कुल, क्योंकि उसके हाथ में पैसा बांटना है जिसको फ्यूचर में पैसा मिलने की उम्मीद है, तो वो जब भी पैसा खर्च करेगा उसे लगेगा मेरी जेब से जा रहा है। तो ऐसी सिचुएशंस के लिए मैं जो राय देता हूँ लोगों को कि जो आपने स्पेशल चाइल्ड के लिए पैसा छोड़ा वो ऐसे बच्चों के ही नाम कर जाओ अपने बच्चे के बाद। आप उसे डोनेट कर दो, जिससे कि इस भाई को लगे कि मेरे पे तो कभी आना ही नहीं, ठीक है, तो अच्छा है मैं अपने भाई पे खर्च कर दूं। राइट, ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, पर मैंने जो देखा है अपने एक्सपीरियंस से मैं उसके हिसाब से राय दे। ठीक है। प्लीज अंडरस्टैंड, आप इस ट्रस्ट की फंडिंग एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से भी कर सकते हो। अगर आप एक यंग पेरेंट हो जिसको टर्म प्लान लेना अभी अलाउड है, मेडिकली फिट हो, तो आप एक टर्म प्लान लो और उस टर्म प्लान को असाइन कर दो इस ट्रस्ट पे जो स्पेशल चाइल्ड की। ओके। जिससे कि कल को आप दोनों में से किसी एक को कुछ होता है तो ट्रस्ट में पैसे अपने आप आ जाते हैं। राइट, और टर्म प्लान बहुत सस्ता होता है इंश्योरेंस। जी बिल्कुल। राइट, उसके बाद आप SIP चला सकते हो इस ट्रस्ट में। आपने कहा मैं अपने स्पेशल चाइल्ड के लिए 20,000 रुपये महीना सेव कर सकता हूँ, तो आपने एक ट्रस्ट बनाई, ट्रस्ट SIP चला रहा है। ठीक है। तो पैसा कहाँ पे आ रहा है, ट्रस्ट में बन रहा है। आप रियल एस्टेट ट्रांसफर कर सकते हो, आप प्रॉपर्टी बियरिंग रियल एस्टेट ट्रांसफर कर सकते हो, जैसे कि रेंट इस ट्रस्ट पे आए और ट्रस्ट आपके बच्चे पे यूज हो जाए। ठीक है। तो बहुत जरूरी है आप इसकी प्लानिंग प्रॉपरली और दूरदर्शिता से फ्यूचर होके सोचे कि आप दोनों नहीं हो तब क्या होगा, उस हिसाब से ट्रस्ट की प्लानिंग करनी चाहिए। ठीक है, तो जब आप नहीं रहेंगे उस हिसाब से जो है आपको ट्रस्ट की प्लानिंग करनी चाहिए, क्योंकि जब आप नहीं होंगे आपके बच्चे का ख्याल कौन कैसे रखेगा ये आप भी नहीं जानते हैं। तो जितनी आप प्लानिंग जो है अच्छी करेंगे, एकदम प्रूफ प्लानिंग करेंगे, तो आपके बच्चे के लिए उतना ही अच्छा रहेगा। अगला सवाल ले लेते हैं, शिरीष दीक्षित का है। ये कह रहे चाहे फैमिली ट्रस्ट हो या फिर बिजनेस ट्रस्ट में किस बच्चे को शामिल करना है और किसे नहीं, ये कैसे तय करें? किस बच्चे को शामिल करना है, देखिए ट्रस्ट में शामिल कैसे कैसे हो सकता है। या तो वो ट्रस्टी की तरह शामिल हो सकता है या बेनिफिशियरी की तरह हो सकता है। ठीक है। और दोनों एक्ट भी एक साथ कर सकता है, मतलब वही बेनिफिशियरी है वही ट्रस्टी है, ये भी हो सकता है। अब आप किसको क्या देना चाहते हैं, सबसे पहले तो ये डिसाइड करें, उससे डिसाइड हो जाएगा बेनिफिशियरी कौन होगा, है ना। क्या देना चाहते हैं, मतलब मैंने ऐसे केसेस ट्रस्ट बनाई है इसमें मेरे 2 बच्चे हैं, मैंने कहा मेरे हम दोनों के बाद ये आधा होना चाहिए दोनों में, पर इनको इन कंडीशन से मिलना चाहिए। अब मैं क्या करूंगा, ट्रस्ट के अंदर ये अकाउंट बना दूंगा, 2 है 10 करोड़ रुपए, पर वो मार्क हो जाएगा ये 5 इसका, ये 5 इसका है। जो बच्चा अपना हिस्सा लेता रहेगा उसका 5 कम होता जाएगा, जो नहीं लेगा उसका 5 बढ़ता रहेगा। तो अकाउंटिंग हो गई। तो कब देना है कैसे देना है बड़ा इंपॉर्टेंट है, राइट, पहली चीज। अब क्या क्वेश्चन आप रिपीट कर सकते हैं? हाँ, मैं क्वेश्चन आपको दोबारा बता देती हूँ। चाहे फैमिली ट्रस्ट हो या बिजनेस ट्रस्ट में किसे शामिल करना है किसे नहीं करना है, ये कैसे तय करें? अगर आप किसी को कंट्रोल नहीं देना चाहते, आप कहते हो मेरा एक बच्चा ऐसा है जो ज़्यादा सक्षम है चीज़ों को चलाने के लिए, राइट, जिसके अंदर जो ज़्यादा फेयर है, तो आप उसको ज़्यादा कंट्रोल दे दो। ठीक है। उसको वीटो पावर दे दो, दूसरे को मत दो। ठीक है, राइट। हाँ, बहुत बारी ऐसा होता है कि लोग कहते हैं कि मेरे 3 बच्चे हैं, राइट, एक बच्चा मेरे साथ बिजनेस में अटैच्ड है, बाकी 2 अपने अपना अलग काम कर रहे हैं, मेरे बिजनेस में उनका कोई मतलब नहीं। अब प्रॉब्लम क्या है, मेरी डेथ के बाद अगर मैं इसे प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर ना करूं तो मेरे बिजनेस में तीनों का बराबर का अधिकार हो जाएगा। बिल्कुल, राइट।
अब बराबर का अधिकार हो जाएगा तो वो 2 बच्चे जो बिजनेस में अटैच नहीं है वो भी इस बिजनेस में इंटरफेयर करने लगेंगे। तो मेरे इस बच्चे को जो मेरे साथ बिजनेस में अटैच है इसको काम करने में प्रॉब्लम आएगी। ट्रस्ट में मैं ओनरशिप और कंट्रोल को अलग कर सकता हूँ। ठीक है, मैं कहता हूँ इस बिजनेस के ओनर तो हम ये 3 हैं, पर चलाएगा यही खाली। ठीक है, और क्योंकि ये इसे चला रहा है और हिस्सा बराबर बट रहा है, तो इसका क्या है, इंसेंटिव खत्म हो जाएगा। भाई अच्छा चलाऊं या बुरा चलाऊं, बट तो तीनों में जाता है। तो मैं उसे इंसेंटिवाइज भी कर सकता हूँ एक्स्ट्रा ट्रस्ट में कि भाई 4 हिस्से होंगे 3 की जगह, और 2 हिस्से इसको मिलेंगे, 1 हिस्सा बाकियों को मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके के क्लॉजेज डाल सकता हूँ। आप सोचिए ना, आप क्या कर रहे हैं अपने बाद, जो एक नॉर्मल स्ट्रक्चर में पॉसिबल ही नहीं है। जी, ट्रस्ट की खासियत क्या है, जो आप सोच सकते हैं ना वो हो सकता है। ठीक है, आपकी सोच जो है ना वो ही लिमिटिंग फैक्टर है, ट्रस्ट की एबिलिटी नहीं है। और एक अच्छा ट्रस्ट प्लानर आपको वहां तक सोचने पे मजबूर करेगा जो आप नॉर्मली नहीं सोच पाएंगे। ठीक है। अगला सवाल हमारे पास महाराष्ट्र से राहुल नागरकर का आया हुआ है। ये कह रहे हैं कि फैमिली ट्रस्ट को कितने जनरेशन तक जो है वो चालू करके रख सकते हैं? तो देयर इज अ रूल अगेंस्ट परपेचुइटी। ओके, जो इंडियन ट्रस्ट एक्ट का पार्ट नहीं है, वो प्रॉपर्टी एक्ट का पार्ट है, ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट का पार्ट है, जो कहता है अ एसेट कैन नॉट बी गिवन एज पर योर डायरेक्शन टिल द लाइफ टाइम ऑफ अ लिविंग पर्सन प्लस 18 ईयर्स। ओके, तो सपोज आपका ग्रेट ग्रैंडसन जिंदा है आपकी डेथ के टाइम, तो ही इज अ लिविंग पर्सन एट द टाइम ऑफ योर डेथ, उसकी लाइफ टाइम या आपके जितने लोग अभी तक जिंदा है उनकी लाइफ टाइम तक तो ये चल सकती है ट्रस्ट। ठीक है, प्लस 18 ईयर्स, प्लस 18। ओके, जब आखिरी व्यक्ति की डेथ हो गई जो आज लिविंग है, उसके बाद मैक्सिमम 18 साल। अच्छा, पर ये जो क्लॉज है रूल अगेंस्ट परपेचुइटी, ये हमने कई तरीके से ब्रेक किया। अच्छा, हम क्या करते हैं, एक आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन को वन ऑफ द बेनिफिशियरी बना सकते हैं। ओके, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन मतलब अगर आप तिरुपति जाते हैं तो वहाँ के ओनर कौन है, भगवान तिरुपति जी, तो ही इज आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। ओके, राइट। तो ऐसे ही आपके घर में एक भगवान की प्रतिमा है, तो हम उस प्रतिमा को ओनर बना देंगे, अच्छा, बेनिफिशियरी। ठीक है, ठीक है, अब ये तो लिविंग पर्सन हो गया एज पर ट्रस्ट, अच्छा, क्योंकि उसने लिखा लिविंग पर्सन, लिविंग इंडिविजुअल नहीं बोला, जी, तो लीज अ लिविंग पर्सन। अच्छा, राइट। और हम कह देंगे जब तक आखिरी व्यक्ति की डेथ नहीं होगी तब तक ये ट्रस्ट चलती रहेगी। ठीक है, अब वो जो प्रतिमा है उसकी तो डेथ हो नहीं कोई वाली, नहीं रही। तो ये कंटिन्यूअस रहेगी। एक तरीका ये। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, जब वो लिविंग पर्सन प्लस 18 साल हुआ, राइट, तो मैं उस टाइम के बेनिफिशियरीज को पावर दे दूंगा इस ट्रस्ट को रिन्यू करने की। ठीक है, तो उनकी मर्जी है, वो उस टाइम रिवाइंड करना चाहें, डिसॉल्व करना चाहें डिसॉल्व कर ले, या उसे दोबारा आगे चला ले, वो उनकी इच्छा है। और मैं वो डिसॉल्व करना मुश्किल कर सकता हूँ और रिवाइव करना आसान कर सकता हूँ। मैं कह सकता हूँ कि सबकी कंसेंट हो तो ही डिसॉल्व होगा, अगर एक ने भी मना कर दिया तो रिवाइव हो जाएगा। ठीक, तो आप उम्मीद करें कोई एक मना कर देगा तो ये चलता रहेगा। तो बहुत सारे तरीके, ओके, इस रूल अगेंस्ट परपेचुइटी को ब्रेक करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप एक अच्छे कानूनी पर्सन से बात करें, वो आपको बहुत सारे तरीके बता देगा। क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या चाहते हैं कि जो संपत्ति मैंने बनाई वो पीढ़ी दर पीढ़ी मेरी फैमिली में बनी रहे। ठीक है, तो वो परपेचुअली ट्रस्ट बनाना चाहते हैं ज़्यादातर लोग, वो चाहते ही नहीं कि इसकी एंड डेट हो, है ना। अच्छा, कई बार क्या होता है, लोगों के इमोशनल एसेट्स होते हैं, फाइनेंशियल एसेट्स नहीं, है ना। मेरे गांव में एक हवेली है जो मेरे 4 फादर्स के पास है 10 जनरेशन से। अब मेरे लिए इसकी कोई फाइनेंशियल वैल्यू तो है नहीं, इमोशनल वैल्यू है जी, तो मैं कभी भी नहीं चाहता मेरी फैमिली से दूर हो। अच्छा, पर कल को बच्चे इसे बेच ना पाए, मैं इसे रोकना भी चाहता हूँ, तो मैंने इसे ट्रस्ट में डाला, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन उसमें डाला, उसको ओनर बनाया, बच्चों को ट्रस्टी बनाया और कंटिन्यू कर दिया फॉर एवर। तो इस तरीके से ये जो मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ ट्रस्ट है, इसके बहुत सारे इम्प्लीकेशंस होते हैं जब मैं ट्रस्ट बनाता हूँ। और ये जो रूल अगेंस्ट परपेचुइटी है जो मैंने आपको बताया, इसको मैं आसानी से ब्रेक कर लूँगा। ठीक है, तो तरीके जो है वो हर तरीके से जैसे दीपक जी बता रहे हैं वो है ही सही, तो इसमें आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। अगला सवाल जो है हमारे पास जिनका आया, उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा, हम इनका ट्विटर हैंडल बता देते हैं, RJ9980 इनका ट्विटर हैंडल है। ये कह रहे हैं अगर हम ट्रस्ट बनाते हैं तो इसे मैनेज और कंट्रोल कौन करेगा? इसको मैनेज और कंट्रोल करेंगे ट्रस्टीज, और ट्रस्टीज को अपॉइंट करने का तरीका, उनके एग्जिस्टिंग ट्रस्टीज, सक्सेसर ट्रस्टीज के नाम, फ्यूचर में कौन ट्रस्टी बन सकता है, कौन नहीं बन सकता, ये आप आज डिसाइड कर सकते हो जब आप ट्रस्ट डीड बना रहे हो। ठीक है, तो एक तरीके से जो सेटलर है वो ही कंट्रोल कर रहा है,
ठीक है क्योंकि वो बता रहा है कि कौन चलाएगा इसको, राइट। जी। हाँ, पर जो चलाएगा वो फिड्यूशियरी की तरह चलाएगा। वो जो ट्रस्ट डीड में लिखा है उसके अगेंस्ट कुछ नहीं कर सकता। मैंने उसे कहा कि आपको 1 लाख रुपए पर मंथ मेरे बच्चे को देने और इसके ऊपर आपको देना अलाउड नहीं है, तो आप 1 लाख ही दोगे। आपका मन किया आप 1.25 लाख या 75,000 नहीं कर सकते, अनलेस कम कर सकते हो अगर ट्रस्ट में पैसे ही ना हो। वो एक रीजन हो सकता है, पर ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी विम्स, आप कंट्रोल आपका है तो आपकी मर्जी चल रही है, ऐसा नहीं है। इच्छा नहीं चलेगी, इच्छा ट्रस्ट डीड की चलेगी। ठीक है, खाली कंट्रोल आपके पास। ठीक है, तो कंट्रोल जो है वो रहता है आपके पास, लेकिन इच्छा नहीं चलती है। इच्छा उसी व्यक्ति की है जिसकी ये ट्रस्ट जो है बनी हुई है। अगला सवाल हमारे पास आया है जिनका, उनका भी मैं नाम बता देती हूँ, हालांकि ये इनका असल नाम नहीं लग रहा है, रोबो। अगर हम ट्रस्ट बना रहे हैं तो क्या इसे रजिस्टर्ड कराना चाहिए या फिर वसीयत की तरह एकमात्र ट्रस्टी द्वारा नियम और शर्तों के साथ 2 गवाहों के सामने साइन करके घोषित भी कर सकते हैं? मैम, जो लॉ है वो क्या कहता है? लॉ कहता है अगर किसी ट्रस्ट में इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो उसको रजिस्टर कराना कंपलसरी है। ठीक है। अगर खाली मूवेबल है तो रजिस्टर कराना ऑप्शनल है। ओके। दूसरी बात, अगर एक ट्रस्ट आपके जीते जी बन रही है और उसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो रजिस्टर कराना कंपलसरी है। पर अगर एक ट्रस्ट ऐसी है जो विल से बन रही है, मैंने अपने विल में निर्देश दिया किसी को पैसे मत देना, मेरी डेथ के बाद ये ट्रस्ट बनाना, ट्रस्ट में ट्रांसफर कर दो, अब इसको रजिस्टर कराना ऑप्शनल हो गया। ओके। पर मैं हमेशा कहता हूं अगर आपने ट्रस्ट बनाई रजिस्टर जरूर कराएं, क्योंकि अनरजिस्टर्ड ट्रस्ट बड़े आराम से चैलेंज हो सकती है, उसके साथ छेड़छाड़ हो सकती है। रजिस्टर कराने के बाद ये सब चीजें नहीं होंगी और इसकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ जाएगी बहुत ज्यादा। ठीक है, तो आपको रजिस्टर जरूर कराना चाहिए। आप इसको एक खर्चे की तरह या एक व्यवधान की तरह मत देखिए, आप देखिए कि इससे मुझे क्या सुरक्षा मिलेगी रजिस्टर कराने से। ठीक है, तो रजिस्टर कराना जो है वो बेहतर ही रहता है। अगला सवाल राहुल का है, कह रहे हैं कि क्या फैमिली ट्रस्ट के जरिए संपत्ति को लंबे समय तक बढ़ाने के लिए डीमैट अकाउंट खोलकर शेयरों में निवेश भी कर सकते हैं? राइट, आप ट्रस्ट खुद शेयर खरीद बेच सकता है, अपना उसका डीमैट अकाउंट हो सकता है। आपके एग्जिस्टिंग शेयर्स को मैं ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन से आपकी ट्रस्ट में ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, राइट। और ये इस पे कोई कैपिटल गेन नहीं लगेगा अंडर सेक्शन 47(3), राइट। तो अगर आपको लगता है कि भाई ट्रांसफ़र करने से ये रिडीम हो जाएंगे या ट्रांसफ़र के बाद कैपिटल गेन लग जाएगा क्योंकि ट्रांसफ़र हुआ, तो नहीं होगा। एक सेक्शन है 47(3), आप ये पढ़िएगा, उसमें क्लियरली लिखा है इफ एन एसेट इज ट्रांसफर टू एन इररिवोकेबल ट्रस्ट इट इज नॉट कंसिडर्ड एज ट्रांसफर, तो आपका वो टैक्स नहीं है। पर आप कर सकते हैं, नहीं बिल्कुल कर सकते हैं। ट्रस्ट ट्रेडिंग कर सकता है शेयर्स में, ट्रस्ट AIF में इन्वेस्ट कर सकता है, PMS में इन्वेस्ट कर सकता है, प्राइवेट इक्विटी खरीद सकता है, ट्रस्ट पेटेंट राइट्स होल्ड कर सकता है, ट्रस्ट कॉपीराइट होल्ड कर सकता है। अगर वो एसेट है, प्रॉपर्टी है जी, तो वो होल्ड कर सकते हैं। प्रॉपर्टी मतलब रियल एस्टेट नहीं, किसी भी तरीके की प्रॉपर्टी, इंटरेस्ट रख सकता है। ठीक है, ठीक है। तो ट्रस्ट के देखिए बेनिफिट्स जो हैं वो कितने सारे हैं। अगला सवाल अजय शर्मा का है, ये कह रहे हैं मेरे बाद ट्रस्ट में हेरा फेरी ना हो, यह कैसे सुनिश्चित किया जाए? तो सबसे पहले जो आपकी चॉइस ऑफ ट्रस्टीज है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। पर आप कैसी भी चॉइस कर लो, आपको हमेशा एक डर लगा रहेगा आज इनका व्यवहार ऐसा है, कल को कैसा होगा, जो मेरे बाद ट्रस्ट को चलाएंगे। तो आप कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस क्रिएट कर सकते हो ट्रस्ट में। ठीक है, राइट। चेक्स एंड बैलेंसेस जैसे कि आप एक प्रोटेक्टर अपॉइंट कर सकते हो ट्रस्ट में, जो आपका कोई बहुत क्लोज फैमिली मेंबर हो, जो ओवरसी करेगा वेदर ट्रस्ट इज वर्किंग करेक्टली और नॉट। ओके, राइट। उसके पास हायर एंड फायर की पावर होगी ट्रस्टीज को, अगर वो कुछ गलत करते हैं, गिविंग रीजन, ऐसा नहीं कि उसकी इच्छा हो तो कर दिया। सेकेंड, आप इस ट्रस्ट का कंप्लायंस ऑडिट मैंडेटरी कर सकते हैं। ओके, जिसमें लिखा होगा कि भाई 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट जिनकी 15 साल से ऊपर की प्रैक्टिस हो और इस तरीके से उनकी ये क्वालिफिकेशन हो, तो वो इस ट्रस्ट को की वर्किंग को हर 6 महीने में या 1 साल में रिव्यू करेंगे। खाली वर्किंग को जी, कि आपने क्या फॉलो करी डीड या नहीं, क्या आपने कोई चीज़ गलत करी, एंड देन दे विल वार्न द ट्रस्टीज कि आपने ये गलत किया, आप इसे ठीक करो, अदरवाइज आई हैव द राइट इन द ट्रस्ट डीड टू टेक यू टू कोर्ट। ओके, और ट्रस्ट को ब्रीच करने के लिए ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के क्लॉजेज इम्प्लीकेंट हुए। अगर ट्रस्टी कुछ ऐसा काम करता है जो ट्रस्ट में अलाउड नहीं है, तो आप ब्रीच ऑफ ट्रस्ट क्लेम कर सकते हैं, बेनिफिशियरी भी और आपका ऑडिटर भी।
ठीक। तो वो जो डर होगा, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट इज अ क्रिमिनल ऑफेंस, इट्स नॉट अ सिविल ऑफेंस, है ना, आपको इसके लिए जेल भी हो सकती है। बिल्कुल। तो आप उस डर की वजह से वो ट्रस्ट को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो डर होना भी बहुत ज़रूरी है, जैसा कि दीपक जी ने भी बताया। ऑडिट वगैरह आप करा सकते हैं, ट्रस्टी को आप इस तरीके से भी पावर दे सकते हैं, हायर एंड फायर, लेकिन विद अ वैलिड रीज़न। अगला सवाल ले लेते हैं, उमेश जगताप का है। ये कह रहे हैं कि क्या हम सब कुछ एक ही ट्रस्ट में शामिल कर सकते हैं, जैसे कि बेटा हो गया, बेटी और बिजनेस? नहीं, कर सकते हो, राइट। तो आप एक सिंगल ट्रस्ट बनाओ, उसमें आपकी सारे बेनिफिशियरी एक साथ रह सकते हैं, आपके सारे टाइप के एसेट्स हैं। क्वेश्चन ये करना चाहिए या नहीं करना, ओके, राइट, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपके 2 बच्चे एक बिजनेस एक घर में नहीं रह सकते आपके बाद, तो एक ट्रस्ट में कैसे रहेंगे? है ना, वो ट्रस्ट ही लड़ाई का मैदान बन जाएगी जी, राइट। अगर आपने दोनों को कंट्रोल दे दिया, दोनों को ट्रस्टी बना दिया, एक कहता है मुझे ये करना है, एक कहता है ये करना है, और आप कैसी भी डीड बना लो, कुछ चीजें तो ऐसी होंगी जो उस टाइम डिसाइड करनी होगी जो डीड आंसर नहीं कर रही, राइट। या इंटरप्रिटेशन ऑफ डीड में मतभेद हो गया, मैं कहता हूँ ये क्लॉज का मतलब ये है, तुम कहते हो ये क्लॉज का मतलब ये, दोनों को अपना अपना हित दिखाई दे रहा है। तो अच्छा तो ये है आप ट्रस्ट को बेनिफिशियरी वाइज डिवाइड कर दें अपने बाद। ठीक है, आपके बेटे की ट्रस्ट अलग, बेटी की अलग, ठीक है, बड़े बेटे की अलग, छोटे बेटे की अलग। दूसरा, कभी भी कोशिश करें बिजनेस एसेट्स और पर्सनल एसेट्स सेम ट्रस्ट में ना आए। अच्छा, उसका रीजन क्या है, जो रिस्क है ना वो हमेशा बिजनेस से आएगा, राइट। तो आपने क्या करा, जो रिस्की एसेट है उसको नॉन रिस्की एसेट के साथ एक जगह में डाल दिया। जिसके सेफ लॉकर बनाया, उसमें नॉन रिस्की चीज डाली और साथ में बारूद और माचिस भी रख दी। बिल्कुल आपने यही किया। तो मुझे क्या करना चाहिए, वो बारूद और माचिस को अलग लॉकर में डालना चाहिए और बाकी चीजों को अलग डालूंगा। तो जो बारूद और माचिस क्या है, जो बिजनेस एसेट्स है, उसके लिए बिजनेस ट्रस्ट बनाओ, ठीक है, और पर्सनल एसेट्स के लिए पर्सनल ट्रस्ट बनाओ, ठीक है। जैसे कल को रिस्क होता है बिजनेस में, तो इसी बॉक्स में खत्म हो जाए, वो मेरे पर्सनल एसेट्स पे ट्रांसफर ना हो पाए, ठीक है, पर्सनल पर मतलब असर ना आए, राइट। तो बनानी चाहिए या नहीं वो क्वेश्चन है, बना सकते हैं वो तो बिल्कुल बना सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि एक ट्रस्ट बना सकते हैं आप अपने बिजनेस, बच्चों के लिए, लेकिन बेहतर ये रहेगा कि आप अलग अलग बनाएं, क्योंकि जैसे दीपक सर ने भी बताया कि आपको बारूद और माचिस को और बाकी जो कि ऐसी चीज़ें नहीं है उनको, जिनसे आपको किसी तरह का कोई खतरा नहीं है, उन सबको एक लॉकर में मत रखिएगा। अगला सवाल भी ले लेते हैं, प्रदीप बाबू का है कि ट्रस्ट बनाने में कितना खर्च आता है और क्या इस पर टैक्स लगता है? ट्रस्ट बनाने में जो डी ड्राफ्टिंग की कॉस्ट है वो जनरली 2.5 से 3.5 लाख रुपए होती है। एनुअल मैंने आपको कहा उसकी कोई कंप्लायंस नहीं होती, जो इनकम टैक्स रिटर्न के 10-15 हज़ार रुपए साल के देने हैं वो आपको सीए को देने पड़ेंगे आईटीआर फाइल करने के। इसके अलावा ट्रस्ट में कोई खर्चा नहीं है एनुअल मेंटेनेंस या क्रिएशन का, राइट। रजिस्ट्रेशन का खर्चा इसके अलावा और है, वो 2.5 से 3.5 में आपका पूरा हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है क्या ट्रस्ट टैक्स देती है, राइट। ये डिपेंड करता है किस टाइप की ट्रस्ट बनाई है, राइट। पर जो भी इनकम होगी उस पर कोई ना कोई तो टैक्स देगा, राइट। या तो आप दोगे एज सेटलर, या तो ट्रस्ट देगी एज इनकम जनरेटर, या बेनिफिशियरी देगा एज रिसीवर। पर डबल टैक्सेशन नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा ट्रस्ट भी दे रही है, मैं भी दे रहा हूँ, मैं भी दे रहा हूँ, मेरा बेनिफिशियरी भी दे रहा है, एक बार का टैक्सेशन हो। जो जनरल रूल है वो ये है, ट्रस्ट आर टैक्स न्यूट्रल। मतलब ट्रस्ट बनाने से टैक्स ना तो बचता है ना एक्स्ट्रा देना पड़ता है, ठीक है। जो बिना ट्रस्ट बनाए आप टैक्स दे रहे थे जनरली वही टैक्स होता है। कुछ सिचुएशंस में मैं टैक्स को कम कर सकता हूँ बाय डिवाइडिंग द इनकम अमंग्स बेनिफिशियरीज। तो मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जिसकी मेरी जितनी स्लैब रेट्स हैं उसकी इनकम पूरी हो जाती है, पर मेरी फैमिली में 2 मेंबर्स ऐसे हैं जिनके स्लैब रेट्स हिट नहीं होते, ठीक है। अब ट्रस्ट में मैंने उनको बेनिफिशियरी दिखा दिया, तो उनके इनकम स्लैब हिट होने लगे, इसलिए मेरा टैक्स का इंसिडेंस कम हो गया। उस तरीके से मैं कुछ प्लानिंग कर सकता हूँ। पर अगर आप ट्रस्ट को टैक्स प्लानिंग के लिए बना रहे हैं खाली, तो बेहतर है मत बनाइए। ट्रस्ट के असली पर्पस कुछ और है। इसका पर्पस है इनहेरिटेंस की एश्योरेंस, क्रेडिटर से बचाओ, आपका कंट्रोल ड्यूरिंग लाइफ टाइम एंड डेथ, वो पर्पस हैं। तो ट्रस्ट बनाइए। टैक्स प्लानिंग के लिए बहुत सारे और तरीके हैं, ट्रस्ट बनाने की जरूरत नहीं।
सही है, आपने बहुत अच्छे से जो है ये बात समझा दी है कि टैक्स प्लानिंग आपको करनी है तो किसी एक सीए की मदद ले सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे टैक्स प्लानर्स हैं, लेकिन एस्टेट प्लानिंग और टैक्स प्लानिंग को यहाँ पर मिक्स मत करिए। ट्रस्ट को थोड़ा सा आप अलग ही रखिएगा, ट्रस्ट जो है वो टैक्स के लिए नहीं है। अगला सवाल ले लेते हैं, सुनील भडाले का है। ये कह रहे हैं कि ट्रस्ट में ट्रस्टी किसे बनाना चाहिए, मेरी मृत्यु के बाद वह ट्रस्ट ठीक से चलाएगा, इसके लिए क्या प्रावधान है? मुझे लगता है कि ये सिर्फ सुनील जी का नहीं, ये शायद सबका सवाल होगा, समझ ही नहीं आता होगा कि ट्रस्टी बनाएं किसे। शुरू में ट्रस्टी आप बनो, क्योंकि बेनिफिशियरी ट्रस्टी हो सकता है, सेटलर ट्रस्टी हो सकता है, राइट। आपके बाद जिसको आप ट्रस्ट करते हो उसको ट्रस्टी बनाओ, वो बेनिफिशियरी भी हो सकता है। मतलब अगर आप कह रहे हो मेरे बाद मेरे बच्चों को जाएगा तो बच्चों को ही ट्रस्टी बनाओ, ठीक है, और उनके रूल्स लिख दो कि ये कर सकते हो ये नहीं कर सकते, राइट। आउटसाइड ट्रस्टी भी बना सकते हो आप, जो आपकी जो बेनिफिशियरी नहीं है। और एक आउटसाइड ट्रस्टी बनाना अच्छा इसलिए रहता है क्योंकि वो आपस में मिलके कुछ कनेवेंस करके गलत ना काम कर ले, राइट। ट्रस्टी ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो आपसे यंगर और हेल्दियर हो, ठीक है, जिसके ज़्यादा चांसेस हो आपको आउट सर्वाइव करने में, वही सक्सेसर ट्रस्टी होना चाहिए, है ना। अपनी ट्रस्ट में मैं अपने माँ बाप को सक्सेसर ट्रस्टी बनाऊँ तो थोड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि तब तक तो शायद मेरे से पहले उनके मोर्टेलिटी के चांसेस ज़्यादा हैं, और जो ट्रस्ट बनाने का एक्चुअली हमारा मकसद था फिर वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो आप ये सोच के बनाएं कि क्या ये व्यक्ति मेरे बाद जीवित रहने के चांसेस ज़्यादा हैं। ओके, बता दो किसी को भी नहीं है दुनिया में, जी बिल्कुल, राइट। ये ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो थोड़ा सा लीगली साउंड हो और अपने विचार व्यक्त कर एनफोर्स करा सकता, तो ऐसा ना हो कि जो जिसने कहा वो मान जाए, ठीक है ना। तो क्योंकि ट्रस्टी की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं हमेशा कहता हूँ ट्रस्ट इज एज गुड एज द ट्रस्टी, है ना। आप कैसी भी ट्रस्ट बनाओ, अगर ट्रस्टी का चुनाव गलत हो गया तो उतना काम नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो कंट्रोल तो उनके हाथ में, बिल्कुल, राइट। तो ट्रस्टी के चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे लोग ये कर पाते हैं। शुरू में मुश्किल लगता है किसको बनाऊं किसको नहीं बनाऊं, पर आप थोड़ा सा डिटेल में जब बात करते हो, आप लोगों से विचार करते हो, जो एक्सपर्ट है उसकी राय लेते हो, तो वो आपको बहुत अच्छे से हेल्प कर सकता है कि भाई इसको बनाओ, इसको अवॉइड करो, या इसको बनाओ तो साथ में ये क्लॉजेस डाल दो, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज़ का आपको जो है ख्याल रखना चाहिए। खैर, अगर आप भी जो हैं दीपक जी से अपने सवाल पूछना चाहते हैं, अब आपके मन में भी बहुत सारे अगर सवाल उठ रहे हैं ट्रस्ट से जुड़े हुए या फिर एस्टेट प्लानिंग से जुड़े हुए, तो मैं आपको बहुत सिंपल सा तरीका बता देती हूँ कि कैसे आप अपने सवाल जो है वो हम तक भेज सकते हैं। आपको क्या करना है, व्हाट्सएप के ज़रिए जो है अपने सवाल हमें भेजने हैं। आपको बस व्हाट्सएप मैसेज में जाना है और एस्टेट लिखना है और उसके बाद एक स्पेस देकर अपना सवाल जो है वो टाइप करना है और हमें भेजना है 9354027995 पर। इसके अलावा आप एक्स और फेसबुक के जरिए भी अपने मैसेज जो है, अपने सवाल जो है हमें भेज सकते हैं, या फिर यूट्यूब में जो हमारा शो का लिंक है उसमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप अपने कमेंट के जरिए जो है अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। इसके अलावा अगर आप दीपक जी से सीधा जुड़ना चाहते हैं तो भी बहुत सिंपल सा तरीका है। डिस्क्रिप्शन में दीपक सर का जो है वो मोबाइल नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पर जो है आप जुड़ सकते हैं और अपने सवाल जो है वो दीपक जी से सीधा भी पूछ सकते हैं। अगर आप एस्टेट प्लानिंग में जो है चाहते हैं कि दीपक जी आपकी मदद करें तो आप उनसे सीधा जुड़ सकते हैं उनके मोबाइल नंबर के ज़रिए। सर, अगला सवाल जो है वो अशोक कुमार जी का है। ये कह रहे हैं कि ट्रस्ट बनाने के लिए कितनी असेट यानी कि संपत्ति होनी चाहिए, इसका कोई पैमाना है? लीगली कोई पैमाना नहीं है। आप कितनी भी 10,000 रुपये से मैं शुरू करता हूँ ट्रस्ट, तो 10,000 में ही बन गई। पर प्रैक्टिकली देखो तो आप सोचो 2.5-3 लाख रुपए कौन खर्च कर सकता है अपनी संपत्ति को सुरक्षित करने। तो अगर आप पे 1-2 करोड़ रुपए की भी संपत्ति है तो ये हार्डली 2-2.5% पड़ेगा। और इतनी सारी जो सुरक्षा है, कंट्रोल है, एश्योरेंस है, कानूनी विवादों से बचाव है, एश्योरेंस ऑफ ट्रांसफर है, प्रोबेट अवॉइडेंस है, बहुत सारे जो फायदे हैं वो 2.5-3 लाख के तो होते ही हैं जी। तो अगर किसी को लगता है कि इसके पास 1 करोड़ रुपए की संपत्ति है तो भी ट्रस्ट बनाना, आई डोंट, वो महंगा सौदा है। अच्छा, वो महंगा सौदा साबित हो सकता है। तो कितने मिनिमम आपको वैसे क्या रिकमेंडेशन रहती है? जनरली 2 करोड़ से, मोर देन 2 करोड़। ठीक है, अगर 2 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है तभी जो है वो फायदेमंद आपके लिए रह सकता है। और ये ट्रस्ट जो होती है वो लाइफ लॉन्ग वैलिड रहती है, आपकी लाइफ के बाद भी वैलिड रहती है। अभी तो मैंने बताया परपेचुअल तक बना सकते हो। ठीक है, ठीक है। अगला सवाल ले लेते हैं कुलवंत डबास का। ये कह रहे हैं क्या मैं अपनी पैतृक संपत्ति को ट्रस्ट में ट्रांसफर कर सकता हूँ? पैतृक एंसेस्ट्रल जो प्रॉपर्टी है उसका हमने पूरा एक शो किया है, उसमें हमने बताया कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी क्या होती है। आप वो शो जरूर देखिएगा, क्योंकि 90% प्रॉपर्टी जिसको लोग एंसेस्ट्रल कहते हैं वो एंसेस्ट्रल नहीं होती, और हमने वहाँ पे बिल्कुल क्लियरली बहुत डिटेल में समझाया था एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी क्या होती है।
पर सपोज आपका एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है और आप उसको ट्रस्ट में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो बेहतर ये होगा इसका कंप्लीट पार्टीशन हो, सब लोगों के पास अपना अपना शेयर जाए, और जब शेयर ट्रांसफ़र हो जाए तब ये ट्रस्ट के अंदर जाए। ठीक है। राइट, एन ब्लॉक ट्रांसफ़र करना थोड़ा सा मुश्किल है। रीज़न क्या है कि जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उसमें एक बच्चा अपनी जब कंसीव हो जाता है वो भी उसका पार्ट ओनर बन जाता है, तो सब लोगों का कंसेंट लेना बहुत मुश्किल है टू ट्रांसफ़र इट टू द ट्रस्ट। पर पार्टीशन कर कर आप वो अवॉइड कर सकते हो। तो कंप्लीट पार्टीशन करें प्रॉपर्टी का, सबको अपना अपना हिस्सा मिल गया, जैसे ही हिस्सा मिला उन्होंने सब अपना हिस्सा ट्रस्ट में गिफ्ट डीड दे के ट्रांसफ़र कर दिया, वो बेटर तरीका हो। ठीक है। पर किया जा सकता है। दीपक सर ने बताया कि इंसिस्टेड प्रॉपर्टी का शो जो है वो भी आप हमारा पूरा देख सकते हैं हमारे बोनस के। जब आप होम पेज पर जाएंगे वहाँ पर एक प्लेलिस्ट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा और वहाँ पर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है तब क्या होगा के नाम से। वहाँ पर आपको हमारे सारे तमाम शोज़ मिल जाएंगे, उसमें से आप बहुत आसानी से जो है वो ये शो देख सकते हैं, तमाम बारीकियाँ जो है बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। अगला सवाल ले लेते हैं, प्रकाश शाह का है। ये कहने कि ट्रस्ट को भविष्य में कैसे बंद करा सकते हैं? अगर ट्रस्टी धोखाधड़ी करता है तो क्या होगा? क्या ट्रस्ट का ITR भरना भी ज़रूरी होता है? तो ट्रस्ट में टर्मिनेशन का क्लॉज हमेशा होता है, और टर्मिनेशन किस स्थिति में होगा ये एक्सप्लेन होगा, और टर्मिनेशन का प्रोसेस क्या होगा और टर्मिनेशन के टाइम किसको क्या मिलेगा, ये बिल्कुल क्लियरली टर्मिनेशन के सारे क्लॉजेस उसके अंदर लिखे होंगे और ट्रस्टी को वही फॉलो करने होंगे। नहीं, दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है कि मुझे क्या इसकी ITR भरनी होती है? जी। अभी हमने बताया कि ट्रस्ट की ITR भरनी होती है, चाहे वो 0 की भरो चाहे वो एक्चुअल की भरो, जो इनकम हुई है डिपेंडिंग ऑन कि किस टाइप की ट्रस्ट आपने बनाई है। ठीक है। और एक ये सवाल पूछ रहे थे कि अगर ट्रस्टी धोखाधड़ी करता है तो ऐसे में क्या होता है? ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के उस पर केस चल सकता है और वो क्रिमिनल केस है। सिविल केस तो है ही, जो आप पेनल्टी वगैरह ले सकते हो, पर आप क्रिमिनली भी इम्प्लीकेट हो सकता है ट्रस्टी की उसने ये वो आपने उर्दू में एक वर्ड होता है अमानत में खयानत करी है ना। तो आपको जिम्मेवारी कोई देके गया, फिड्यूशरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी आपकी और आप जिम्मेवारी से अपनी धोखाधड़ी कर रहे हो, तो उसके लिए ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का क्लॉजेस इम्प्लीकेट हो जाते हैं और वो इट्स अ सीरियस लीगल मैटर। ठीक है, तो ये काफ़ी सीरियस लीगल मैटर जो है वो हो सकता है। अगला सवाल कुछ दिलचस्प और हटके है। ये क्या है, भारती चौधरी का ये कह रही है कि क्या ट्रस्ट अमेरिका के 1800 से पहले प्रॉपर्टी एक्ट जैसी थीम है? नहीं, जो इंडिया में ट्रस्ट एक्ट है वो ब्रिटिशर्स के टाइम का है, 1883 का, राइट। तो ये ब्रिटिश एक्ट को हमने कुछ संशोधन करके बनाया है, राइट। तो हमारे वैसे भी ज़्यादातर कानून ब्रिटिश एरा के ही हैं और वो वैसे ही चले जा रहे हैं, हम उसको थोड़ा थोड़ा चेंज करके चला रहे हैं। हाँ, अभी जो इंडियन ट्रस्ट पर ये एक ऐसा कानून है जो इतने सालों से अलाइव है इंडिया में। आप देखिए ना, 1883 में एक एक्ट बना तो इसका मतलब ट्रस्ट बननी तो शुरू हो गई थी 1883 में। तो कितनी हिस्ट्री ऑलरेडी है ट्रस्ट की और कितने सारे कोर्ट जजमेंट्स ऑलरेडी होंगे ट्रस्ट के, राइट। करीबन 150 साल से इंडिया में कानून चल रहा है। तो ट्रस्ट इज नॉट अ न्यू कॉन्सेप्ट इन इंडिया, इट्स अ वेरी ओल्ड कॉन्सेप्ट इन इंडिया। हाँ, अब कोविड के बाद इसकी पॉपुलैरिटी हाई हो गई, इसलिए लोग समझ रहे। और हम जो बात करते हैं ना इस शो में वो बिल्कुल क्लियर है, वो प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट के बारे में है। हम चैरिटेबल ट्रस्ट की जनरली इस शो में बात नहीं करते। ये एक प्राइवेट ट्रस्ट है जो आपने अपने परिवार के लिए बनाई है, समाज के लिए नहीं बनाई। और ये 1883 का एक्ट खाली प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट के लिए ही ज़्यादा इम्प्लीमेंटेबल है। चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए स्टेट्स के अंदर अपने एक्ट बने हुए हैं, बहुत सारी स्टेट्स में। जहाँ पर नहीं बने हुए वहाँ पे यही एक्ट लगता है, पर ज़्यादातर स्टेट्स ने अपने अपने एक्ट बनाए हुए हैं। जैसे महाराष्ट्र ने अलग एक्ट बनाया हुआ है, गुजरात ने अपना अलग एक्ट बनाया हुआ है। तो वो चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए, इस ट्रस्ट को उस ट्रस्ट से आप कंफ्यूज ना करें। ठीक है, ठीक है। और एक आखिरी सवाल हमारे एक और दर्शक का मैं लेना चाहती हूँ, क्षितिज सिंह का। ये कह रहे हैं कि फैमिली के फंड को निवेश करने के लिए प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट कैसे बनाएं? तो सबसे पहले डिसाइड करें कि आप चाहते क्या हैं। वो सबसे मुश्किल क्वेश्चन होता है, राइट। मैं जीवित रहते हुए क्या चाहता हूँ, मेरे बाद में क्या चाहता हूँ, जिसको आप दे रहे हो उसके बाद क्या चाहते हो। वो पूरा अपना सिस्टम तय करें कि मैं ये चाहता हूँ। कौन इसके ओनर होंगे, कौन इसके कंट्रोलर होंगे, ये डिसाइड करो। ठीक है, ठीक है। उसके बेस पे डीड को बनाओ। ओके। और डीड को
रिवाइज करते रहो जब तक आप संतुष्ट ना हो गए कि जो मैं चाहता हूँ वो इस डीड में लिखा है। राइट, उसके लिए आपको एक्सपर्ट की मदद लेनी पड़ेगी, आप शायद खुद से स्वयं नहीं बना पाएंगे। ठीक है। जब ये डीड बन गई, इसको रजिस्टर कराएं सब रजिस्टर ऑफिस में, पैन नंबर अप्लाई करें, इसके अकाउंट्स खोलें और प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करें। अपने जीते जी इस डीड को रिवाइज करने का ऑप्शन आप रख सकते हो डीड में कि मैं इसे रेवोकेबल ट्रस्ट बनाऊंगा, जब तक मैं अलाइव हूँ मैं कितने भी बदलाव कर सकता हूँ इस ट्रस्ट में। देखिए, जब आप कार चलाते हैं ना तो कमियां पता चलती है। राइट, जब आप ट्रस्ट चलाओगे तो पता चलेगा इसमें ये प्रॉब्लम्स हैं, और आप पे रेक्टिफिकेशन का राइट दिया हुआ है आपने डीड में, रेवोकेबल ट्रस्ट बनाई हुई, तो आप उसे बेहतर बनाते रहेंगे। आप ये मत सोचिए कि आप पहली बार में परफेक्ट ट्रस्ट बना पाओगे, कोई नहीं बना पाया। आप धीरे धीरे उसमें सुधार करके उसे ऐसी स्टेज में पहुंचा सकते हो जी मैं जो चाहता हूँ वो ही होगा। अब ये एश्योरेंस ट्रस्ट आपको देती है। ठीक है, तो धीरे धीरे जो है उसमें सुधार होने की गुंजाइश रहती है, तो इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आखिर में दीपक सर, मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को कुछ अहम 3 सलाहें दें कि अगर वो ट्रस्ट बनाना चाह रहे हैं तो आने वाले कई दशकों तक जो है उनकी ट्रस्ट सुरक्षित भी रहे और लाभकारी भी रहे। सबसे पहले क्लैरिटी होनी चाहिए, मैं क्यों बना रहा हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है। राइट, वो वेग नहीं होना चाहिए। राइट, मेरे पे बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो बहुत वेग होते हैं, उन्हें खुद ही नहीं पता क्या चाहते, और कुछ लोग ऐसे आते हैं जो बड़े क्लियर होते हैं कि हमें ये करना है और ये नहीं करना। तो जो क्लैरिटी है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं ये चाहता हूँ। राइट, और जो आप चाहते हो, आपके बहुत सारे जो गोल्स हैं ना वो आपके पर्सनल नहीं है, वो फैमिली गोल्स हैं। राइट, तो आप क्या करें, परिवार का इनपुट ले, मैं ऐसा करना चाहता हूँ, आपकी क्या राय है इसमें, कहाँ कहाँ आपको प्रॉब्लम दिखती है, उसको आप एक जगह इकट्ठा करके अपना एक कॉन्सेप्ट नोट बनाएं कि भाई मैं ये चाहता हूँ, हमारे परिवार ने ये डिसाइड करा है। जब आप वो कॉन्सेप्ट नोट बना लें, अब आप एक एक्सपर्ट को उस डीड को ड्राफ्ट करने को दें। ठीक है। राइट, डीड ड्राफ्ट होने के बाद तो मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया। दूसरा, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट एंड गुड वुड हैपन। जो बुरे से बुरा हो सकता है उसका कंट्रोल और उसको ओवरकम करने का तरीका ट्रस्ट डीड में होना चाहिए। आप ये मत एज्यूम करिए कि हमारे यहाँ ये नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल। क्योंकि ट्रस्ट बना किस लिए रहे हैं कि बुरे को अवॉइड करना है। बिल्कुल, सब कुछ अच्छा हो आगे। राइट, तो वो तभी हो सकता है जब आप एक्नॉलेज करो ये हो सकता है और इसका तरीका ये। अगर नहीं हुआ तो कुछ नहीं होगा, अगर हो गया तो ट्रस्ट बचा लेगी। ठीक है। राइट, तो प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट एंड गुड वुड हैपन इन द ट्रस्ट डीड, ये आपको बिल्कुल जानना चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, ये नहीं होता, हमारी 5 पीढ़ी में ऐसा नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ 5 पीढ़ी तो बनाई क्यों रहे हो। राइट, तो बना इसीलिए रहो ना कि आगे उसकी चांसेस खत्म हो जाए। तीसरा, हमेशा ट्रस्ट को कोशिश करें आप अपने जीवन काल में बनाएं और चलाएं। और जो आपके फ्यूचर बेनिफिशियरीज हैं, फ्यूचर ट्रस्टीज हैं, उनको इसमें इन्वॉल्व करें। राइट, आपका बच्चा मेजर हो गया है, वो फ्यूचर बेनिफिशियरी या ट्रस्टी है, आप उसकी रोज उसके ऑपरेशंस में ट्रस्ट को उसको जानकारी देना, उससे कुछ काम कराएं इसके अंदर, जैसे कि उसको उसका आइडिया हो जाए कैसे चलानी है ये। ठीक है। राइट, तो बहुत जरूरी है फैमिली को इन्वॉल्व करा जाए ट्रस्ट को इम्प्लीमेंट करने में, जिससे कि आपके बाद ये स्मूथली चलती रहे। ठीक है, तो आपने बहुत अच्छे से जो है हमारे दर्शकों को ये समझा दिया है कि ट्रस्ट बनाने से पहले उनको किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। देखिए, क्लैरिटी जो है वो दीपक सर ने बताया आपके मन में सबसे पहले ज़रूर होनी चाहिए कि आखिरकार मैं ट्रस्ट क्यों बना रहा हूँ, मुझे क्यों इसकी ज़रूरत है। इसके अलावा आप जिनको भी अब उस ट्रस्ट में शामिल कर रहे हैं उनको इन्वॉल्व कीजिए ताकि उनको भी पता लगे कि इस ट्रस्ट से जुड़ी उनकी क्या क्या जिम्मेदारियाँ हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया दीपक सर आपका, आप हमारे साथ जुड़े, आपने हमारे आज बहुत सारे दर्शकों के जो मन में कन्फ्यूजन थी उनको दूर किया है, उनके सवालों के जवाब दिए हैं, उनको पूरा प्रोसीजर जो है प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट से जुड़ा हुआ वो बहुत अच्छे से जो है बहुत ही आसान भाषा में समझाया। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए, एस्टेट प्लानिंग जो है वो सिर्फ संपत्ति बांटने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह आपके परिवार और मूल्यों को सुरक्षा देता है। प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट से ना सिर्फ कानूनी और टैक्स के फायदे मिलते हैं, बल्कि विवाद, हेराफेरी और बंटवारे के जोखिम भी कम हो जाते हैं। तो आज ही प्लानिंग शुरू करें ताकि आने वाली पीढ़ियां आपके सपने को और आगे बढ़ा सके और आपकी मेहनत की कमाई भी सुरक्षित रहे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ इस शो में बने रहने के लिए। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक और ज्वलंत मुद्दे के साथ।